जिसके बाद डिवाइन एल्डर को दिखाया जाता है, जो अपनी मूंछों पे हाथ मारते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया जो तुम यहां आ गई इस बेगर्स की डेन में। और क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहता कि पहले तुम सिचुआन प्रोविंस में पहुंच जाती, क्योंकि तुम वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर जियोम्वा हो। और हमें बताया जाता है कि ये यूनहे काउंटी का बैगर गैंग सेफ हाउस है, और मुरोंग वहां आ रही होती है, जो ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं तो बस आपको थैंक्स करने के लिए आई थी, क्योंकि आपने मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिया था। और इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर कह रहा होता है कि तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि तुमने अलायंस लीडर के फेवर को यूज किया है अपने फादर के बीच में आ जाने की वजह से। और अगर तुम अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना ही चाहती हो तो तुम्हें लीडर को करना चाहिए। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है, मगर फिर भी, जिसके बाद वहीं बैठते हुए कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं यहां आके डिस्कस करना चाहती थी, और मुझे एग्जैक्टली बताओ कि इस गांसू में बेगर गैंग किसका पीछा कर रही है। और इस बात पे डिवाइन एल्डर अपनी शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो। इस बात से मुरोंग कह रही होती है, क्या ये स्ट्रेंज बात है कि एक वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर क्यूरियस हो रही है मुरिम रिलेटेड बिजनेस में, जो कि वेस्टर्न रीजन में चल रहे हैं। तो इस बात पे डिवाइन एल्डर कहता है कि मुरिम बिजनेस, क्या ही तुम बात कर रही हो कि तुम्हें कब से इस मुरिम अलायंस में इंटरेस्ट आने लगा। दूसरी, तुमने उस नॉर्दर्न चीफ पेट्रोलर की पोजीशन इसलिए ली थी क्योंकि तुम वहां आराम से घूमकर नंबर 100 को ढूंढना चाहती थी कि उसके बारे में तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और मैं ये श्योर हूं कि जो तुम्हारा ये ट्रांसफर है इस गांसू में, वो भी उसी के रीजन से हुआ होगा। और क्या मैं ये गलत हूं? तो इस बात को सुन के मुरोंग खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। मैं क्यों इस अलायंस की चिंता करने लगी, मुझे तो बस नंबर 100 के बारे में फिक्र है। तो डिवाइन एल्डर कहता है, हाँ तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। तो इस बात पे मुरोंग कहती है कि हाँ, आपको इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वहीं डिवाइन एल्डर कहता है कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। फिर मुरोंग कहती है कि वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ आके अपनी जॉब को अच्छी तरीके से नहीं करूंगी। जब मैंने अपने इस पोजीशन को पा ही लिया है तो मैं अपने सेल्फिश डिजायर के लिए इस काम को नहीं छोड़ सकती। तो मुझे यहाँ पे आके अच्छे तरीके से काम करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे आके तुमसे उनके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर हूँ। यहाँ तक कि वॉर को हार जाने के बाद भी आयरन ब्लड बटालियन और अदर मेंबर उस अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे फियर को बना रहे हैं। और अब इस टाइम पे एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे राइज कर रही है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स को सप्लाई कर रही है इधर से उधर, और ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर डिवाइन एल्डर कहते हैं कि थोड़ी शांत हो जाओ, जो बैगर गैंग है वो पहले से ही इनके पीछे है, तो तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है इसमें इन्वॉल्व होके। तो मुरोंग कहती है कि अपने आप को थकाना, कि इस चीज को सुन के ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि उस ड्रग्स का ही नहीं, जो इंपीरियल गवर्नमेंट है उसने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं इस गन पाउडर और ड्रग्स के बारे में। तो तुम्हें पता ही होगा कि ये जो प्रॉब्लम है कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। और उससे भी ज्यादा जो मास्टर मून है, उन्होंने यहाँ पे किसी भी दिन अपने डेली रिकॉर्ड को नहीं देखा था। अगर बैगर गैंग इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है और जो इन्वेस्टिगेशन है इस गांसू में वो आधे साल से ज्यादा चल रही है, तो देखने से ऐसा लगता है कि इस जगह को छोड़ दिया गया है। तो ग्रैंडपा, कि मेरा मतलब एल्डर, कि मैं मुरोंग जियोम्वा, मुरिम अलायंस की वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर के बैगर गैंग के डिवाइन एल्डर, आपसे एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज कि मेरे साथ सभी चीजों को शेयर करें जो कि बैगर गैंग इस इन्वेस्टिगेशन में उन स्मगलिंग गैंग के बारे में जानती है। तो इस चीज से डिवाइन एल्डर परेशान होकर कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये जानना चाहती हो तो तुम इस चीज को सुनने के बाद तुम्हारा जो पूरा वर्ल्ड है वो फ्लिप डाउन हो जाएगा। क्या फिर भी तुम इस चीज को सुनना चाहोगी? तो मुरोंग कहती है ठीक है। फिर डिवाइन एल्डर वहां बैठते हुए कहता है, जब तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना कंक्लूजन देता हूं कि बैगर गैंग ने यह सस्पेक्ट किया है कि ये जो ग्रेट टाइटीरियस इविल वॉर हुई है, इसमें किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस आग में हवा देने की कोशिश की है। और हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी इनकम का सोर्स है। तो इस चीज को सुन के मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या, कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि किसी और ने इस आग में हवा देने की कोशिश की है? क्या ये जो वॉर है वो इसलिए स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि जो डीमन यूनियन है उसने जेगल क्लैन पे अटैक कर दिया था? मगर डिवाइन एल्डर कहते हैं, अगर हम इसे ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के बाहर से देखें तो ये ऐसा ही लगता है। वहीं मुरोंग कहती है कि क्या मतलब ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के बाहर से? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसके और भी व्यू पॉइंट हैं? तो डिवाइन एल्डर कहते हैं कि डीमन यूनियन ने यह क्लेम किया है कि वॉर जो है स्टार्ट हो गई थी जब सितु क्लैन को खत्म कर दिया गया था। तो इस बात को सुन के मुरोंग और ज्यादा हैरान होकर कहती है कि इसका क्या मतलब है? क्या ये जो सितु क्लैन है वो डीमन यूनियन का ब्रेन नहीं था, जिस तरीके से ये जो ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन है इसका जेगल क्लैन ब्रेन है? मैंने तो बस ये सोचा था कि वो सभी इन केसेस को हाइड कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि जो सितु क्लैन है वो खत्म हो चुका है। वहीं डिवाइन एल्डर बताते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक सुबह वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए और जो डीमन यूनियन है उन्होंने सोचा कि इसके पीछे जेगल क्लैन है, और उसके कुछ दिन बाद ही जेगल क्लैन पे भी अटैक हो गया।
फिर मुरोंग कह रही होती है कि इसका मतलब जो डीमन यूनियन है उसने गुस्से में आके जेगल क्लैन पे अटैक कर दिया। फिर डिवाइन एल्डर कह रहा होता है कि हाँ, पहले हमने भी यही सोचा था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जब वॉर खत्म हो गई तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस टाइम पे जो डीमन यूनियन है उसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया, और यहां तक कि जो टायरन ब्लड पाम एम्परर था वो भी इस वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहता था, यहां तक कि वो उसके लिए कंपेंसेशन मांग रहा था। तो मुरोंग हैरान होते हुए पूछती है, तो आखिरकार जेगल क्लैन के खत्म होने के पीछे किसका हाथ है? तो अब डिवाइन एल्डर बताते हैं कि यहां तक कि खाली जेगल क्लैन और सितु क्लैन ही नहीं, एक के बाद एक फोर्सेस दोनों ही ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स साइड की मिस्टीरियस तरीके से अटैक कर दी गईं, और दोनों ही ग्रुप ने एक दूसरे को सस्पेक्ट किया, और इस वजह से एंड में आके जो वॉर है वो स्टार्ट हो गई, जिस वजह से जो दोनों ही साइड ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स ब्लड शेड हुई। और हमने ये बाद में रियलाइज किया कि शुरू से ही कुछ ना कुछ चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, और आखिर में जाके हम एक कंक्लूजन में पहुंचे कि यहाँ पे कोई तीसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स के बीच में जली हुई इस आग को और ज्यादा हवा दी है, और इतनी ज्यादा बड़ी फोर्स होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी की जरूरत होगी, और हमने एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की मुरिम में जहां पे हमेशा ही मनी ही जा रही है मगर लौट के बिल्कुल नहीं आ पा रही। जब जाके हमने ढूंढा कि वो एक स्मगलिंग ग्रुप है, तो इस बात को सुन के ही मुरोंग कह रही होती है कि हे भगवान, कि ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मगर फिर भी इसके बारे में कोई भी क्यों नहीं जानता, और क्या जो अलायंस है उसको इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से? तो ये सुन के डिवाइन एल्डर बताने लगता है कि जो अलायंस लीडर और बेगर गैंग के लीडर हैं उनको इस सिचुएशन के बारे में पता है, मगर उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको हो अपने अंदर सीक्रेट रखेंगे, और जो बेगर्स हैं टियान गैंग के, उनको इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है कि जो बेगर गैंग है वो कुछ सस्पिशियस लोगों के पीछे है। तो मुरोंग कहती है, मगर आखिरकार ऐसा क्यों? क्या ये जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स से ज्यादा डेंजरस नहीं है? तो डिवाइन एल्डर भी बता रहा होता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अलायंस में एक स्पाई है, और प्रोबेबली वो बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पे है, और पॉसिबल ये भी है कि वो बेगर गैंग में है। फिर मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है कि ग्रैंडपा, कि आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैं ये श्योर हूं कि आपको पता होगा कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है कितनी ज्यादा डेंजरस है। तो डिवाइन एल्डर बिल्कुल सीरियस फेस में कहता है कि हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि जब तुम इस बात को सुनोगी तो तुम्हारा ये जो पूरा वर्ल्ड है वो फ्लिप डाउन हो जाएगा। अब मुरोंग हैरान होकर पूछती है कि आप इस बारे में कितनी ज्यादा श्योर हैं? क्या आपको कितनी ज्यादा चीज मालूम है जिस वजह से आपने ये कहा है? मैं ये पॉसिबली कह सकती हूँ, क्या आप खाली इसे अंदाजे से तो नहीं कहेंगे? तो डिवाइन एल्डर कहता है कि मैं अभी तुम्हें हर एक डिटेल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे हमारे पास कुछ एविडेंस है, और हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे आखिरकार कौन है, मगर 80% चांस है, और ये बहुत अच्छा परसेंटेज है। फिर मुरोंग कह रही होती है, मगर फिर भी तुमने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्यों बताई है? तो डिवाइन एल्डर अपना चेहरा बनाते हुए कहता है, क्योंकि ये तुमने मुझसे पूछा था। तो मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या क्या तुमने ये नहीं कहा कि ये खाली अलायंस लीडर और बैगर गैंग के लीडर को पता है? तो तुम्हें मुझे ये चीज बिल्कुल बतानी नहीं चाहिए थी कि तुम ये कह सकते थे कि ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है, या तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते थे। तो डिवाइन एल्डर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है कि तुम बस इसको इस तरीके से सोचो कि मुझे भी किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, जो मेरी हेल्प करे। और क्या ये तुम अच्छी नहीं रहोगी इस चीज के लिए, क्योंकि तुम चीफ पेट्रोलर हो और तुम्हारे फादर के साथ भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, और यहां तक कि तुम्हें कोई भी वेल्दी लाइफस्टाइल जीने में इंटरेस्ट नहीं है, और तुम खाली नंबर 100 के बारे में सोच रही हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं मुरोंग शर्माते हुए कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मैं खाली नंबर 100 को देखती हूँ। और डिवाइन एल्डर सोच रहा होता है कि अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि वो जो नंबर 100 है वो जियोम्बा की बहुत ज्यादा चिंता करता है, यहां तक कि वो ऐसा दिखाता नहीं है मगर वो चिंता करता है, और उसको मुरिम अलायंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और कोई भी इसके बारे में जानता नहीं है, मगर वो इस मुरिम की सबसे ज्यादा शार्पेस्ट स्वॉर्ड है। मगर जो खाली प्रॉब्लम है उसके साथ वो यही है कि उसको अपनी मार्शल एकेडमी को छोड़ के किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, और जैसे ही उसके जंग टाई हैंग को लेके सभी काम खत्म हो जाएगा तो वो इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर जियोम्बा इस चीज में इन्वॉल्व हो जाती है तो जो नंबर 100 है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएगा, और वो बिल्कुल वहां बैठा हुआ नहीं देखेगा, और वो इस चीज को सोचते हुए बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल से हंस रहे होते हैं। वहीं मुरोंग कहती है कि आखिरकार तुम इस तरीके के एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो? तभी वहां कोई आते हुए कहता है कि एल्डर, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अर्जेंट मैसेज है कि जो अबैंडन बिल्डिंग है माउंट की, उस पर अटैक हो गया है। और इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर हैरान होते हुए कहता है, क्या? जिसके बाद मिस्टीरियस फैक्शन का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक बंदे को चांटा पड़ता है और दूसरा बंदा कहता है कि 45 सिल्वर साइसीज, और ये मिस्टीरियस फैक्शन का लॉर्ड होता है जो कह रहा होता है कि ये वैल्यू है 5 इलाइट एसेसिन और 7 फर्स्ट रेट के वॉरियर और एक पीक रेड के मार्शल आर्टिस्ट की, जो तुमने आज खोए हैं।
मैं ये पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस चीज में थोड़ा सा लॉस होगा। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन तुम उस जगह के बारे में कुछ भी चीज पता नहीं करके आ पाए, यहां तक कि तुमने ये सभी चीजें इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से लॉस कर दी हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि लास्ट में वो ड्रग्स जो कि एक कैरेज भर गए थे, यहां तक कि वो इतने ज्यादा थे कि अगर मैं 100 मैन को खो देता तो भी कोई चिंता नहीं थी। तो वो बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर फ्रैक्शन का लॉर्ड भी कहता है कि हमें ये जल्दी ढूंढना होगा कि आखिरकार वो ड्रग्स कहाँ पे हैं, और हमारे जो स्पाई है उसने कंफर्म किया है कि जो ड्रग्स हैं वो अभी भी मुरेम अलायंस में नहीं पहुंचे। अगर ऐसी बात है तो मैं ये श्योर हूं कि जो बैगर गैंग है वो इसको कहीं सेपरेट रखा हुआ है। और वो मुड़ते हुए कहता है, जल्दी जाके हर एक बेस, ब्रांच और सेफ हाउस को ढूंढो जो कि बैगर गैंग से बिलोंग करती है गांसू में। और यहां तक कि हम एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते। एक और चीज कि आयरन ब्लड बटालियन के 3rd एल्डर को मैसेज भेजो कि हमें एक सुप्रीम पीक के एक्सपर्ट की जरूरत है। फिर तिहुई गैंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पे मुसैंग तिहुई गैंग के लीडर से पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार वो कहां है, जिससे मैं मिस्टीरियस फैक्शन के उस बॉस को एलिमिनेट कर सकूं तुम्हारे लिए। वहीं इस चीज को देख के तिहुई गैंग का लीडर परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहे हो? तो मुसैंग कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इस चीज को सुनते ही तिहुई गैंग का लीडर बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर कहता है कि इस चीज में बस एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज को सुनते हुए मुसैंग वहां खड़े होते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी लॉयल्टी के लिए यहां अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे। मगर तिहुई गैंग लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते कहता है, रुको रुको, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। मुसैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मैं इस तरीके की लॉयल्टी के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं, और तुम्हें एक सिंसियर पिटाई की जरूरत है जितनी ज्यादा लॉयल्टी तुम उनको करते हो। तो इस चीज को देखते हुए तिहुई गैंग लीडर परेशान होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहता, कि सुनो तो सही। मगर मुसैंग अपने हाथ में एनर्जी लाते हुए कहता है कि मुझे बस एक फ्लिक के साथ स्टार्ट करना चाहिए। वहीं इस चीज से गैंग लीडर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये कैसे एक फ्लिक हो सकता है, कि मेरे ऊपर कोई भी फिंगर शॉट चार्ज मत करो, तो मैं ये कैसे बता सकता हूं जिस चीज के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि आखिरकार वो लोग कहां पर हैं। फिर मुसैंग अपनी एनर्जी को वापस लेते हुए कहता है, क्या? और वो तुरंत ही गैंग लीडर को कॉलर से पकड़ के उठाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि तुम्हें उनके बारे में कैसे नहीं पता है, कि तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने उनसे डायरेक्ट डील की है। अगर तुम्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें उनके बारे में कुछ तो पता होगा, कि तुम उनसे कांटेक्ट कैसे करते थे, और तुम खुद मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें उनसे एक रिक्वेस्ट मिली है कि वो तुमसे हेल्प चाहते हैं। तो गैंग लीडर परेशान होते हुए डर के कहता है कि वो बात ऐसी है कि अब हम उनसे आगे और ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो मुसैंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है, कि आगे और नहीं कर सकते? वहीं गैंग लीडर कहता है कि हाँ, और वो तुरंत ही अपनी फिंगर से नीचे की तरफ इशारा करके कहता है, क्योंकि तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर यानी एक्सटर्नल हॉल लीडर को मार दिया। तो इस चीज को सुन के मुसैंग भी परेशान हो जाता है, और सीन कट के दिखाया जाता है कि अचानक से बारिश होने लग जाती है। तभी एक मोटा आदमी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को बारिश में भिगाते हुए कहता है कि अचानक से यहाँ पे बारिश कैसे होने लगी। और तभी उसको मुसैंग दिखाई देता है। तो वो अपने आप से बात करते हुए कहता है, क्या वो मुसैंग नहीं है, मगर वो इस तरीके से बारिश में क्यों चल रहा है? और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुसैंग, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कि आप प्लीज यहां पे आ जाएं, कि जब बारिश बंद हो जाए उसके बाद चले जाना, मास्टर मुसैंग। मगर मुसैंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। और इस चीज को देख के वो मोटा आदमी कहता है, क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी आवाज इस बारिश में सुनी नहीं है। वहीं मुसैंग बारिश में भीगते हुए चल के जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे इसके बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, और जब मैंने सोचा ही था कि मैंने उनकी पूंछ को पकड़ लिया है, और मुझे नहीं लग रहा था कि जो एक्सटर्नल हॉल लीडर है वही कांटेक्ट करने का जरिया है, और अब मैं उसको किस तरीके से ढूंढूंगा, और अगर तेक्यूंग को कुछ हुआ तो मैं अपने मास्टर को किस तरीके से अपना मुंह दिखा सकता हूं। तभी एक बेगर वहां आते हुए कहता है कि मास्टर मुसैंग, तो आप यहां पर हैं। तो मुसैंग पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बेगर भी बता रहा होता है कि मेरा नाम सेउल है, और मैं डिप्टी ब्रांच लीडर हूं इस बेगर गैंग की, यांगजू काउंटी ब्रांच का, और जो ब्रांच लीडर है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मुसैंग पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बेगर बताता है कि जो अबैंडन बिल्डिंग है माउंट स्याओयाओ में, उस पर अटैक कर दिया गया है, और उन्होंने कहा था कि उनको एक असिस्टेंस की जरूरत है जिससे वो एनिमी को चेस कर सकें। और इस चीज को सुन के मुसैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर मुसैंग जल्दी से बेगर ब्रांच पहुंचते हुए कहता है कि नंबर 8, आखिरकार ये सही है, क्या उन सभी लोगों ने तुम पर अटैक कर दिया था? और वहां डिवाइन एल्डर और मूरोंग भी होती है, और मूरोंग हंसते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट हो। और तभी मुसैंग जो कि तुरंत ही बाहर जाते हुए डेट लगा देता है, और इस चीज को देख के मूरोंग थोड़ी हैरान होकर कहती है कि जल्दी से वापस आओ, यहाँ बैठो। और वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो, जबकि मुसैंग बाहर आके कहता है कि आखिरकार यहाँ पे मूरोंग क्या कर रही है। कि तभी उसको डिवाइन एल्डर की बात याद आती है कि उसने रिकमेंडेशन लेटर मांगा था वेस्टर्न रीजन में ट्रांसफर होने के लिए, और वो इस बात को सोच के याद करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये पहले की तरह ही बिल्कुल सेम है, ये जो चाहे वही करती है। फिर मुसैंग दोबारा से वहां गेट खुल के अंदर आते हुए कहता है कि अच्छा, तुम भी यहां पर हो। एल्डर की अभी यहां पे कुछ ही दिन हुए हैं जब हम लास्ट बार मिले थे यून्हे काउंटी में। तो एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैं इस अटैक की न्यूज को सुन के तुरंत यहां आ गया और जल्दी से यहां आके बैठो। जबकि मुरोंग हंसते हुए कहती है कि हाँ, जल्दी आओ मास्टर मुसैंग।
और मुसांग वहां बैठते हुए कहता है कि अच्छा, तो एग्जैक्टली अटैक कब हुआ था? एल्डर भी बताते हैं मॉर्निंग में अटैक हुआ था। वहीं मुरोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने कहा मैं भी यहां पर हूं। और मुसांग मुरोंग को इग्नोर करते हुए कहता है क्या वो मिस्टीरियस फ्रैक्शन से थे? तो एल्डर बताते हैं कि ऐसे ट्रेस मिली हैं कि उन्होंने उस पूरी बिल्डिंग को सर्च किया है और मैं ये श्योर हूं कि वो वहां पे ड्रग्स को ढूंढ रहे थे जो तुमने जला दिए हैं। वहीं मुरोंग वहां गुस्से में मुसांग से कह रही होती है कि आखिरकार क्या मुझे तुम देख नहीं सकते? क्या तुम मरना चाहते हो? और वो इसी तरीके से मुसांग से कुछ ना कुछ कह रही होती है, मगर मुसांग उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। और इस चीज को देख के डिवाइन एल्डर और नंबर 8 परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहे हो? और मुसांग मुरोंग के चेहरे को अलग हटाते हुए कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उनको ट्रैक करूं? और मुरोंग कह रही होती है कि अपने हाथ को यहां से हटाओ। फिर डिवाइन एल्डर कहते हैं कि पहले हम इसी बात को सोच रहे थे, मगर अब यहाँ पे इतनी ज्यादा रेन हो चुकी है कि जो उनके ट्रैक्स थे वो बिल्कुल मिट गए हैं। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मुसांग कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ईजी नहीं होगा और वो अपने ट्रेसेस को मिटाने में भी बहुत ज्यादा स्किलफुल होंगे, तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ा हुआ और यहाँ तक कि इसके बाद रेन भी हो गई। मगर तुम्हें अभी भी जरूरत है तो मैं श्योर हूं कि मैं कुछ ना कुछ करके कुछ ट्रेसेस जरूर निकाल लूंगा, और चाहे इसमें कितने ही दिन लग जाएं। और मुरोंग मुसांग को इतने ज्यादा परेशान कर देती है कि मुसांग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर डिवाइन एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से फ्लर्ट करना बंद करो, तुम जल्दी से यहाँ पे फोकस करो। तो मुसांग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, और कोई भी ये देख के बता सकता है? तो डिवाइन एल्डर भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, बात करना बंद करो और जल्दी से, तुम इतनी ज्यादा एम्बैरस मत हो मुरोंग। तो मुरोंग भी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? तो एल्डर पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। फिर मुरोंग बताने लग जाती है कि हाँ, हमें पता है कि जो मास्टर मुसांग है वो कितने ज्यादा अच्छे हैं ट्रैकिंग में, मगर जैसा कि आपने मेंशन किया कि जो ट्रेसेस हैं वो बारिश की वजह से सारे धुल गए होंगे और ये हमारे लिए बेकार रहेगा अगर हम इस तरीके से उनको ढूंढते रहे। वहीं मुसांग पूछता है तो बताओ आखिरकार वो अच्छा सा आइडिया क्या है? तो मुरोंग कहती है कैसा रहेगा कि वो अपने आप से यहाँ चल के आएं और अपने आप को दिखाएं, जिससे हम उनको देख सकें और दोबारा से उनको चेस कर सकें। तो इस बात को सुन के वहां नंबर 8 अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि टीचर, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास कौन सा प्लान है जिससे तुम उन्हें बाहर निकालोगी, और क्या वो अपने आप से निकल के बाहर आ जाएंगे जबकि वो छुपे हुए हैं? वहीं मुरोंग भी कहती है कि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे बिल्कुल फेस की तरह इडियट है, और इस बात से नंबर 8 भी गुस्सा कर रहा होता है। वहीं मुरोंग आगे बताती है कि वो एक बार अपने आप को दिखा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमने जो ड्रग्स को जला दिया है। और इस बात को सुन के वो सभी वहां हैरान होते हैं। और मुसांग कहता है कि तुम ये चाहती हो कि हम उनको ड्रग्स के बहाने से बाहर बुलाएं। तो मुरोंग भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा, तुम अब इस बात को समझे, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? वहीं नंबर 8 टेलीपैथी की मदद से कहता है कि ये क्या ही बुलशिट सी बात कर रही है। और इस बात को सुन के मुरोंग सीधा नंबर 8 के चेहरे पे मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्रेजी होमलेस बेवकूफ, कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझे टेलीपैथी की मदद से इंसल्ट कर रहे हो? मगर नंबर 8 कह रहा होता है कि देखो कि मैं बस इसके बारे में सोच रहा था, मगर मुझे याद है कि मुसांग ने इसे पहले किस तरीके से किया था और मैं बस इसी तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीजों पे वहां नजर रख रहा होता है, और हमें मालूम पड़ता है कि ये मोरिम क्लान के एलीट गार्ड सैंग है। और वो इस चीज को देख के सोच रहा होता है कि आवाज जैसे आ रही है तो देखने से ये ऐसा लगता है कि वहां बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है, मगर मैं ये सुन नहीं पा रहा हूं कि वो आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा दूर हूं। क्या मुझे और ज्यादा उनके क्लोज होना चाहिए कि नहीं? पेट्रियार्क का ऑर्डर खाली यंग मिस को देखने के लिए है, तो इसको और ज्यादा रिस्की बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए यही बेस्ट रहेगा कि मैं यहाँ पीछे से इन सारी चीजों को होते हुए देखते रहूं। और तभी पापा वहां उस माउंटेन को चढ़ते हुए आगे कहती हैं पीछे से कि तुम बेवकूफ, कि तुम बहुत ज्यादा ऊपर आए हुए हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा कोई एज का इस बरसात के मौसम में इस पहाड़ को चल के आया है? और पापा को देख के वो बंदा सोच रहा होता है कि ड्रैगन स्टाफ, पापा आखिरकार ये यहाँ कैसे आई? कि चलो ठीक है, इनसे थोड़ी सी बात करके मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और वो कहता है कि आप मुझसे बात कर रही हैं मैडम, मुझे माफ कर देना, मगर मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो पापा कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं जानती, मगर मैं ये श्योर हूं कि तुम हमको अच्छी तरीके से जानते हो। और वो अपने स्टाफ में ऑरा डालते हुए कहती हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम हमको इतनी ज्यादा देर से क्यों फॉलो कर रहे हो? तो इस चीज से वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार उन्होंने मुझे कैसे कैच कर लिया, कि मैं ये श्योर हूं कि मैं उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में था। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपके और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ये मेरा पहली बार है जब मैं इस माउंटेन के पास से ट्रैवल कर रहा हूं, तो इसी वजह से मैं बस यहाँ पे खो गया था, और इस वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूं जिस वजह से आप सभी को यहाँ पे कोई भी अनकंफर्टेबल फील हुआ हो। मगर पापा कहती हैं कि आप सभी के ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि हम किसी भी पार्टी में ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं इस बात को सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है, और दिखाई जाती हैं पापा जो सीधे ही अपने स्टाफ से अटैक करते हुए कहती हैं, अगर तुम इसी तरीके से झूठ बोलते रहे तो ये जो ग्रैनी है वो तुम्हें अच्छी तरीके से पीटेगी। और उस अटैक का धमाका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मगर वो बंदा उस अटैक से बच गया होता है। फिर ग्रैनी दोबारा से उस पर एक और अटैक करते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? और वो तुरंत ही अपने स्टाफ की मदद से उसके पैर को वहीं पकड़ लेती हैं। और इस चीज को देख के वो बंदा परेशान हो जाता है, और वो तुरंत ही उसको घुमाते हुए जमीन में मारती हैं, जिस वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका
होता है, मगर वो बंदा पहले से ही वहां से निकल के चला गया होता है। फिर पापा कहती हैं कि सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छे खासे स्पीड वाले बंदे हो, जबकि वो बंदा सोच रहा होता है कि डैम इट, ये बहुत ज्यादा क्लोज था, कि सच में ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है जितना मैंने इमेजिन किया था। फिर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम इसी तरीके से करती रही तो मैं भी अपना होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे पास खाली हेड ऑन लेने का ऑप्शन है। और पापा जो अपने स्टाफ को घुमाते हुए कहती हैं कि किसने कहा कि तुम अपना होल्ड बैक करो, कि आखिरकार तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर क्यों नहीं आते। फिर वो बंदा अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, और वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी डालते हुए कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम इंजर्ड हो जाती हो तो। पापा भी अपना अटैक बनाते हुए कहती हैं कि अच्छा, तुम्हारे पास अच्छी खासी स्पिरिट है। फिर दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उन दोनों के वेपन एक दूसरे से टकराते हैं। और इस चीज को देख के वो बंदा सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा हैवी है, कि सच में ये जो ओल्ड लेडी है ये बहुत ज्यादा सीरियस है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही ऑल आउट जाने के अलावा। अब वो तुरंत ही अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक क्लाउड स्प्लिटिंग लाइटनिंग स्वॉर्ड मिएंडरिंग काउंटर स्ट्राइक का यूज करता है, और वहीं पापा भी एक अटैक उस पर करती हैं, और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के बाद आगे निकल गए होते हैं। फिर किसी का खून निकलता है और पापा कहती हैं कि क्लाउड स्प्लिटिंग लाइटनिंग स्वॉर्ड, कि अच्छा, तुम्हें पेट्रियार्क ने यहां भेजा है, मैंने इन्हें कभी भी नहीं देखा, मगर मैंने इनके बारे में खाली सुना है, कि क्या तुम भी पेट्रियार्क के एलीट गार्ड में थे। और उस बंदे की तलवार टूटी हुई होती है। वहीं पापा आगे कहती हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लो था बच्चे, सच में तुमने मुझे मार ही दिया है। वहीं उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा कट लग गया होता है और उसके मुंह से भी खून निकल के आ रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो वहीं बैठ जाता है। और पापा आगे कहती हैं कि अब वापस जाओ और पेट्रियार्क से ये कह देना कि मैं यंग मिस की अच्छे तरीके से केयर कर लूंगी, तो तुम्हें इस चीज की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को कह के वो अपने ऑरा को एमिट कर रही होती हैं, जिसके बाद मुरोंग को दिखाया जाता है, जिसने वहां अपना पूरा प्लेन समझा दिया होता है। और वो आगे कहती है कि कल सुबह जैसे ही बारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो हम जो है अपना जाल बिछाएंगे, और खाली एक ही नहीं, हम कई सारे जाल बिछाएंगे। और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कई सारे बेगर अपने पीठ पर कुछ सामान लेके जा रहे होते हैं। वहीं नंबर 18 उन्हें लीड कर रहा होता है, और वो तुरंत ही अपनी टेलीपैथी की मदद से साइड वाले दोनों लीडर्स से कहता है कि सेओल और ग्यून के अभी, और दिखाया जाता है कि उनमें से एक लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रुप 3 कि हम साउथ को फॉलो करेंगे, तो ग्रुप 3 के मेंबर्स सीधे उस बेगर के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरा लीडर भी कहता है कि ग्रुप 4 कि हम ईस्ट में सेचवान की तरफ चलेंगे, और वहीं इस बात को सुन के वो सभी बेगर भी उस बेगर के साथ चले जाते हैं। फिर नंबर 8 चिल्लाते हुए कहता है कि बचे कुचे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेरे साथ नॉर्थ में चलेंगे, और वो 3 ग्रुप में सेपरेट हो जाते हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। वहीं मिस्टीरियस फ्रैक्शन को दिखाया जाता है, जहां पे वो बंदा रिपोर्ट करते हुए कहता है कि सर, ये जो बेगर गैंग है वो मूव करना चालू हो गए। तो इस चीज को सुन के फ्रैक्शन लॉर्ड कह रहा होता है कि आगे बताओ। तो वो बंदा कह रहा होता है कि लगभग 30 मिनट पहले लगभग 100 बेगर अपने साथ सामान लेके यांगजू कंटी की ब्रांच को छोड़ के चले गए हैं, और ऐसा लगता है कि उनके पास वो ड्रग्स हैं और उनको ये भी पता है कि हम उनके पीछे हैं। तो इस बात को सुन के फ्रैक्शन लॉर्ड पूछता है, क्या तुमने उनको चेक करने के लिए कोई भेजा? तो वो बंदा कहता है कि हाँ, मैंने भेजा, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपने ग्रुप को 3 ग्रुप में बांट दिया है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस चीज को सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मूरोंग प्लान बी बता रही होती है। तो डिवाइन एल्डर अपनी मूंछों पे ताव देते हुए कहता है कि मूरोंग, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हमारा जो गोल है उनको लालच देके पकड़ना, क्या ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको 3 ग्रुप्स में अलग अलग करें? तो मूसंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये है। अगर हम यहां से खाली एक ही ग्रुप को भेजेंगे तो उनको लगेगा कि ये रियल है भी नहीं है, अगर हम इनको 3 ग्रुप में कर देते हैं। वहीं आगे मूरोंग बात बताते हुए कहती है कि वो श्योरली ये सोचेंगे कि इनमें से एक ना एक रियल है। यहीं प्रेजेंट टाइम में फ्रैक्शन लॉर्ड वहां गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मेरे साथ इस तरह की ट्रिक कर सकते हैं, और तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार डिवाइन एल्डर के डिसाइपल और मूर यज्ञ के बारे में क्या? तो वो बंदा कहता है कि जो बेगर गैंग का डिवाइन बेगर है वो वहीं ब्रांच में बैठा हुआ है, और जो मूर्योगे है वो 100 में से 50 लोगों को लेकर सीधे नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और जो बचे कुचे 50 लोग हैं वो 2 पार्ट में बट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं इस चीज को सुनकर फ्रैक्शन लॉर्ड सोच रहा होता है कि मूर्योगे वो अपने साथ 50 लोगों को लेकर जा रहा है, क्या ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस नहीं है? चाहे इसे तुम किसी भी तरीके से देखो, मगर सच में वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके की टैक्टिक्स यूज है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो उस ड्रग्स को 3 हिस्सों में बांट उन तीनों ग्रुप को दे दे। और वहीं मूरोंग का सीन दिखाया जाता है, जो कल बता रही होती है कि वो लोग खाली इसी चीज में लगे रहेंगे कि आखिरकार कौन से ग्रुप के पास ड्रग्स हैं, और आखिर में आके वो किसी एक ग्रुप पे अटैक करेंगे तो जो सभी बैगर हैं अपने सामान को छोड़ के वहां से भाग जाएंगे, और जो मास्टर मूसंग हैं वो अपनी टेक्निक की मदद से उनको ट्रैक करेंगे। और बारिश के बाद ग्राउंड भी गीला होगा, तो इस वजह से जो ट्रैकिंग है वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। वहीं इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर कहता है कि इसका मतलब क्या है, और अगर क्या आगे कुछ और भी है? मूरोंग कहती है कि हाँ, कि हम इसमें एक और चीज जोड़ेंगे जिससे हम एक और बिग फेस को पकड़ सकें। और तभी दिखाया जाता है मिस्टीरियस फ्रैक्शन का सीन, जहां पे कोई बंदा बाहर दरवाजे पे आके कहता है कि
माय लॉर्ड यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अर्जेंट न्यूज है। तो फ्रैक्शन लॉर्ड कहता है कि अंदर आओ। तो एक टकला बंदा जो अंदर आते हुए कहता है कि हमने उस ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन को पता किया है और मुझे ये बिलीव है ये बहुत ज्यादा अच्छा है अभी आपको बताने के लिए। फिर फ्रैक्शन लॉर्ड कहता है कि मेरे पास आओ, बताओ। और वो बंदा सारी चीजें फ्रैक्शन लॉर्ड के कान में जाके बताता है और इस चीज को सुन के फ्रैक्शन लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि आखिरकार क्या ये सही है। तो वो टकला बंदा कहता है कि हाँ, कि ये डायरेक्टली बेगर गैंग से आई है तो ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन लॉर्ड बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि सच में वो फूल्स, मैं सच में इस ट्रिक में फंसी गया था। और तभी वो कहता है कि जांग हो कि उन तीनों ग्रुप को टैग करना छोड़ो। तो जांग हो कहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम ड्रग्स को कैसे पाएंगे। तो इस बात को सुन के वो कहता है कि वो तीनों ही फेक हैं, जिससे जांग हो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फ्रैक्शन लॉर्ड कहता है कि वो जो बेगर हैं उन्होंने हमारे लिए ये जाल बिछाया था जिससे हम बाहर निकल के आ सकें। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है जहां पे कोई उन ड्रग्स को देखते हुए कह रहा होता है कि यही वो चीज है जिसे आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, कि इनकी ये जो क्वांटिटी है वो एक स्मॉल कैरेज के बराबर है। और वहीं दिखाया जाता है कि एक बंदा और बताया जाता है कि ये बेगर गैंग का कोवर्ट ओपीएस स्क्वाड लीडर चार्मिंग बेगर गू हाहा है, जो कह रहा होता है कि हे भगवान, एक कैरेज के बराबर। मुझे नहीं लगता कि तुम हमें मर्चेंट बना के इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हो, कि सच में जब हम मर्चेंट बन के जाएंगे तो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा। तो वहीं डिवाइन एल्डर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं इस चीज को खुद ही ट्रांसपोर्ट कर सकता था। तो इस बात पे चार्मिंग बेगर कहता है कि इसमें कोई भी ट्रबल की बात नहीं है, कि हम बिल्कुल पास ही थे तो ये कोई मैटर ही नहीं करता, और वैसे भी कोई एल्डर को ये काम नहीं दे सकते थे। और उससे भी ज्यादा मुझे ये लगता है कि इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि हम तुम्हारे चेहरे को बदल सके, यहां तक कि तुम्हारे ऊपर कोई मास्क ही काम नहीं करता। तो इस चीज को सुनकर डिवाइन एल्डर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। मगर चार्मिंग बेगर हंसते हुए कहता है कि वैसे भी तुम अपने डिसाइपल की सेफ्टी के लिए इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हो। चलो ठीक है, जब सभी चीजें लोड हो चुकी हैं तो मैं चलना चाहूंगा। तो डिवाइन एल्डर कहता है क्या मैं तुम पे टच कर सकता हूं। तो चार्मिंग बेगर कहता है हाँ, कि आखिरकार तुम इस चीज को पूछ भी कैसे सकते हो। और यहीं से सीन कट कर दिखाया जाता है कि चार्मिंग बेगर उन फेक ड्रग्स को लेके कुछ बंदों के साथ उसे डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। और वो एक जगह आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हम अच्छे खासे दूर आ चुके हैं। और वो तुरंत ही एक पिल लेते हुए कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैं एक एंटीडोट ले लेता हूं जिससे जो टैंक क्लैन का पॉइजन है मुझ पे काम न करे। और वो तुरंत ही एक डिब्बे को फेंकता है जिसमें से बहुत ज्यादा गैस निकलती है। और तभी इस चीज को देख के वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए, कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे धुआं कहां से आ रहा है। और वो तुरंत ही एक एक करके वहां सभी लोग गिर जाते हैं। और वहीं चार्मिंग बेगर वहां से चलते हुए आगे कहता है कि हे भगवान, ये जो प्रोडक्ट है टैंक लैंड का वो सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं जैंग। और वहीं जैंग और भी बंदों के साथ आ चुका होता है और वो ताली बजाते हुए कहता है कि तुमने अपने सबॉर्डिनेट को मार दिया, कितनी अमेजिंग साइट है। तो चार्मिंग बेगर कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इनको ऐसे ही मार सकता था। वहीं जैंग कहता है क्या ये है। तो चार्मिंग बेगर कहता है कि हाँ बिल्कुल, कि मैंने ये पर्सनली चेक किया है कि जो इसमें कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं, और जल्दी से तुम इसे लेके चले जाओ। और मैं ये चाहता हूं कि तुम मास्टर से जाके मेरे बारे में कुछ अच्छे से शब्द बोलोगे। और वहीं जैंग एक बैग को चार्मिंग बेगर को देते हुए कहता है कि ये जो तुम्हारा गिफ्ट है वो मास्टर ने भेजा है, और अभी के लिए इस सिचुएशन में वो तुम्हें यही दे सकते थे, और आगे जाके तुम्हें और भी रिवॉर्ड मिलेगा इसके बदले। तो वहीं इस चीज को देख के चार्मिंग बेगर हंसते हुए कहता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, कि फिर कैंग उन ड्रग्स को लेके चला गया होता है। और चार्मिंग बेगर उस बैग को खोल के देखते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि इस बार मैं इतने ज्यादा अर्न कर लूंगा और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी वो और भी देंगे। और वहीं बेगर आते हुए कहता है कि मैं ये श्योर हूं कि मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि मैं तुम पे टेस्ट कर सकता हूं कि नहीं। तो इस चीज को सुन के चार्मिंग बेगर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पीछे पलट के देखते हुए कहता है कि एल्डर। वहीं डिवाइन एल्डर आके कह रहा होता है कि अच्छा, तो आखिरकार वो तुम थे जो हमें पिछले 6 महीने से यहाँ पे ट्रबल पारा कर रहे थे। वहीं इस चीज को देख के चार्मिंग बेगर परेशान होते हुए सोचता है कि डैमिट, कि आखिरकार ये कब से मुझे फॉलो कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि ये शुरू से ही मेरे पीछे है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि मैं तुम्हें पहले से समझा देता हूं। और वो तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि मैं श्योर हूं कि तुम इस चीज को देख के क्या सोच रहे होगे, मगर बस ये देखने का एक अलग तरीका है। और वो तुरंत सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से यहां से भागना होगा। और तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है कि स्क्वाड लीडर, सच में बहुत टाइम हो गया है। और ये नंबर 8 होता है जो कि कुछ बेगर के साथ वहां आ चुका होता है। और वो हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हें देख के इस तरीके से। जबकि चार्मिंग बेगर परेशान होते हुए सोचता है कि मूरियॉक गए और यहां तक कि जो 1000 स्ट्रॉन्ग बेगर है, क्या ये वहां उस फेक ड्रग को एस्कॉर्ट नहीं कर रहे थे। और वहीं मुसांग और मूरोंग दोनों ही आगे होते हैं। तो मूरोंग आते हुए कहती है कि हे भगवान, सच में हमने इसे पकड़ लिया, कि तुम सच में सही थे ग्रैंडपा, कि यहाँ पे सच में एक स्पाई है। और वहीं चार्मिंग बेगर इन्हें देखते हुए सोचता है कि यहां तक कि यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस भी है। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने सच में मुझे पकड़ लिया। क्या ये तुम्हें सच में शुरू से पता था। तो डिवाइन एल्डर कहता है कि ये इस मूरोंग का सजेशन था, और इसने ही कहा था कि यहाँ पे हमें कुछ चारा डालना चाहिए जिससे जो मछली है वो आराम से पकड़ी जा सके। और सच में कि यहाँ पे एक्सपायर था।
और मैसेज करने के तुरंत बाद ही तुमने यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया, तो तुम्हें यहाँ पे आने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। और जहां तक कि जब तक भी मैंने तुम पे से कोई फेथ नहीं खोया था, जब तक कि मैंने अपनी पर्सनली आंखों से विटनेस नहीं कर लिया। जबकि इस चीज को सुनते चार्मिंग बेगर परेशान होते हुए सोचता है कि डैम इट, क्या यही मेरा एंड है कि मैं पहले डिवाइन एल्डर को अकेला नहीं संभाल पाता था और यहां तक कि अब मैं इस तरीके से सराउंडेड हो चुका हूं। फिर डिवाइन एल्डर कहता है कि मूरयोक, गे, मुरोंग और मुसांग, तुम यहां 1000 स्ट्रॉन्ग बेगर को लेके उस मिस्टीरियस फ्रैक्शन के पीछे जा सकते हो। और इस चीज को सुन के वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं डिवाइन एल्डर आगे कहता है कि ये जो बंदा है मुसांग, वो पहले ही उन मिस्टीरियस फ्रैक्शन के पीछे है और अगर मैं इसको यहां रोक लेता हूं तो ये इसके ब्रदर के लिए और ज्यादा डेंजर हो सकता है। तो यहां पे कोई भी पॉइंट नहीं है कि मैं यहां पे बेगर गैंग के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसे यहां पे रोके रखूं। और उससे भी ज्यादा मैं ही वो था जो इसको यहां पे इस बेगर गैंग में शुरू में लेके आया था, तो मैं ही वो हूं जो इसको यहां से इस तरीके से भेजेगा। तो मुसांग भी ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू एल्डर कि तुम्हारे यहां इस तरीके से सोचने के लिए, और वो तुरंत ही वहां से जाने लग जाता है। तो मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि हे, क्या तुम यहां पे अकेले जा रहे हो? अब मुरोंग तुरंत ही मुसांग का पीछा करते हुए कहती है कि आखिरकार मेरे लिए तो रुको। नंबर 8 भी गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में इनके पास कोई भी लॉयल्टी नहीं है, और वो तुरंत ही डिवाइन एल्डर को देख रहा होता है। तो डिवाइन एल्डर भी पूछता है क्या? तो नंबर 8 कहता है कि इसको मारना मत, कि हमें इसे इंटेरोगेट करना है। और वो तुरंत ही सभी बेगर को लेके वहां से चलते हुए कहता है कि 1000 स्ट्रॉन्ग बेगर मेरे साथ चलो। तो डिवाइन एल्डर भी कहता है कि आखिरकार ये क्या सोचता है कि मैं कौन हूं, और वो तुरंत ही सांस छोड़ते हुए कहता है कि फाइनली, कि अब खाली मैं और तुम हैं। तो चार्मिंग बेगर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे इसके पीछे क्या हिडन इंटेंशन है? तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि हिडन इंटेंशन? क्या हिडन इंटेंशन? मैं तुम्हें यहां पे उन बच्चों के सामने नहीं मारना चाहता था। और तुरंत ही अपना ऑरा और ज्यादा रिलीज करता है, जिसके बाद सीन कट के दिखाया जाता है यांगसू और युनहू के बॉर्डर के बीच में माउंट बाइजाओ का, जहां पे एक हिडन बेस है और कुछ 4 लोग वहां उसके गेट को गार्ड कर रहे होते हैं, जिनमें से एक उबासी लेते हुए कहता है कि आखिरकार यहां पे 4 लोगों को तैनात होने की जरूरत ही क्या है। तो उसके साइड में दूसरा बंदा कहता है कि इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो बंदा अपनी आंखों को मीचते हुए कहता है कि मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो प्लेस है ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हिड हुआ है, यहां तक कि इसके चारों तरफ आउटपोस्ट है, तो यहां पे कौन ही आ सकता है। यहां पे सच में खाली एक गार्ड तुम यहां पे रहना चाहिए, जिससे यहां पे कोई आए तो वो डोर ओपन कर सके। अगर मैं सच बोलूं तो क्या तुमने कभी भी यहां पे किसी को देखा है? वहीं वो दूसरा बंदा कहता है तुम्हें देखना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि अभी इन दिनों में जो चीजें अच्छी नहीं चल रही, और लॉर्ड ने अगर तुम्हारी बातों को सुना तो वो तुम्हारे दांत, और वो इतना कह ही पाता है कि दिखाया जाता है उनके साइड वाला एक बंदा जो कि वहीं पे गिर जाता है। और इस चीज को देख के वो एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार क्या? वो तुरंत ही भाग के जाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। मगर इतनी देर में भी दिखाया जाता है कि जो पीछे 2 गार्ड खड़े होते हैं उनके ऊपर भी एक अटैक होता है, जिससे वो दोनों गार्ड भी वहीं यूं ही मर जाते हैं। और इस चीज को देख के वो अकेला बंदा वहां हैरान होकर कहता है कि आखिरकार यहां क्या चल रहा है। और जैसे ही वो खड़ा होता तो मुसाम उसके पीछे अपनी उंगली को धरते हुए कहता है कि इसके बाद तुम्हें कोई भी पेन महसूस नहीं होगा। और अंदर दिखाया जाता है मिस्टीरियस फ्रैक्शन का लॉर्ड और जंग, जो वहां ग्रीट करते हुए कहता है कि जो पैकेज है वो यहां पे आ चुके हैं और उन ड्रग्स को चेक करने के लिए भेज दिया गया है, जिससे वो अच्छी तरीके से स्टोर हो गए। तो इस बात को सुन के फ्रैक्शन लॉर्ड कहता है कि आखिरकार सच में अब मैं पेट्रियार्क को अपना चेहरा दिखा सकता हूं कि हमने अपने इतने बड़े प्लान को अभी खत्म होने से बिल्कुल बचाया है। तो अच्छा काम है, तो अपने सबॉर्डिनेट को थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए दो और मैं बाद में उनको अच्छे तरीके से एक रिवॉर्ड दूंगा। तो जंग भी ग्रीट कहते हुए कहता है कि ठीक है सर, मगर तुरंत ही टकला बंदा आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज को देख के जंग वहां गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना लॉर्ड की परमिशन के अंदर आने की, कि ऐसा लगता है कि तुम यहां पे मरना चाहते हो। वहीं लॉर्ड कहता है कि ये क्या है। वहीं वो बंदा परेशान होते हुए कहता है कि वो जो ड्रग्स इंस्पेक्शन वाली टीम है उन्होंने उसमें कुछ स्ट्रेंज बताया है जो हमने अभी ड्रग्स को रिकवर किया है। वहीं इस चीज को सुनकर लॉर्ड हैरान होते हुए कहता है कि वो क्या है, और तुरंत ही दिखाया जाता है जंग जो उस बंदे को गले से पकड़ के वहीं उठाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से एक्सप्लेन करो डिटेल में कि जो ड्रग्स हैं उनके साथ क्या गलत है। तो वो बंदा परेशान होते हुए कहता है कि वो ये है कि वो सभी फेक हैं, कि वो खाली देखने में और स्मेल खाली उनकी ओरिजिनल जैसी आ रही है, मगर वो सभी फेक हैं। तो इस बात से लॉर्ड गुस्सा करते हुए कहता है कि जंग, इसका क्या मतलब है, कि अपने आप को एक्सप्लेन करो। वहीं जंग भी परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो फेक हो, कि मैं पर्सनली उन चीजों को चार्मिंग बैगर से लेके आया हूं, कि जो चार्मिंग बैगर है वो वॉर के टाइम पे ही हमारे साइड है। तो ऐसा हो सकता है कि उसी को थक कर दिया हो। और तभी सुनाई देती है आवाज, और इस चीज को देख के जंग कहता है कि ये तो विसल है। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जो बैगर गैंग है उसने यहाँ पे अटैक कर दिया है। और इस चीज को सुन के वहां सभी हैरान होते हैं। और तभी एक बंदा जो कि डोर तोड़ते हुए अंदर आकर उस टकले बंदे के ऊपर लगता है। और वहीं इस चीज को देख के वो दोनों ही हैरान होते हैं। वहीं एक बैगर आते हुए कहता है कि प्लीज एक्सक्यूज मी, कि मैं बस यहाँ पे एक क्वेश्चन को पूछने के लिए आया था। और ये नंबर 8 होता है
है जो हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे वही लोग हैं कि जो हमारे घर पे आए थे जहाँ पे हम रहते हैं। और वहीं इस चीज को देख के जंग कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हम जो है बैगर गैंग के ट्रैप में अब गिर गए हैं। और वहीं लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, जबकि जंग टेलीपैथी की मदद से कहता है कि माय लॉर्ड, कि मैं इस बंदे को यहीं रोकता हूं कि आप जल्दी से यहां से चले जाएं। तो लॉर्ड टेलीपैथी की मदद से कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है डिवाइन एल्डर वो जल्दी यहां पे आता होगा और मैं उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो अभी भी यहां पे नहीं है। तो ज्यादा देर मत करो कि आप जल्दी से यहां से चले जाओ। यहीं इस चीज को देख के नंबर 8 अपने फिस्ट को बनाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपने बीच में बात कर रहे हो मुझे इग्नोर करके, ये कितना ज्यादा बुरा है। अब वो तुरंत ही वहां पे जंग पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर दिखाया जाता है जंग उस अटैक को डॉज करके तुरंत ही एक अटैक नंबर 8 के पेट में मारता है, जिससे नंबर 8 पीछे जाके गिरता है, जिस वजह से जो जंग होता है उसके हाथ में भी लग गई होती है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ल्यूनर सोलर ट्विन असेसिन। और वहीं दिखाया जाता है कि दो बंदे वहां पीछे आ गए होते हैं और वो उनसे चिल्ला के कहता है लॉर्ड को लेके जल्दी से यहां से निकलो कि मैं तुम्हें जल्दी फॉलो कर लूंगा। वहीं नंबर 8 उठते हुए कहता है कि अच्छा मुझे याद आया कि तुम तो वही मास्क वाले बंदे हो जो मुझे लास्ट टाइम मिले थे, क्या तुम वो नहीं हो? और वो दोनों ट्विन असेसिन लॉर्ड को लेके छत तोड़ के निकल जाते हैं। और लॉर्ड बाहर की सिचुएशन को देख के सोच रहा होता है कि डैमिट, कि आखिरकार ये जो बैगर गैंग है इन्होंने हमें यहाँ कैसे ढूंढ लिया और यहाँ तक कि वो आउटपोस्ट से कैसे निकल के आ गए। और तभी मुरंग वहां ऊपर छत पे आते हुए कहती है क्या यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू नहीं है? और उसके साथ मुसंग होता है और मुसंग ग्रीट करते हुए कहती है कि मेरा नाम मुरंग जियोंगवा है और मैं रिसेंटली यहाँ वेस्टर्न रीजन में अपॉइंटेड हुई हूँ और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टीरियस फ्रैक्शन लॉर्ड। वहीं मुरंग को देख के लॉर्ड कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस, यहाँ तक कि जो बेगर गैंग ही नहीं है हमारे पीछे, जो चीफ पेट्रोल मुरंग भी हमारे पीछे है। तो लॉर्ड कहता है कि आखिरकार तुमने हमें ढूंढा कैसे? तो मुरंग कहती है कि तुम्हें इस चीज को जानने की जरूरत नहीं है और हंसते हुए कहती है कि अगर मैं सच बोलूं तो मुझे किसी भी तुम जैसे बेवकूफ से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है तुम्हारे साथ, और जिसका है वो है मास्टर मुसंग। वहीं मुसंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट कर देता हूं मिस्टीरियस फ्रैक्शन लॉर्ड, कि जल्दी से मुझे बताओ कि जो जोंग तैक्योंग है वो कहां पे है। तो लॉर्ड कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो मुसंग कहता है कि ये कोई अच्छा सा आंसर नहीं है और वो तुरंत ही वहां से सीधा ही मिस्टीरियस फ्रैक्शन के लॉर्ड पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वो तुरंत ही उसके पास जाते हुए कहता है क्या तुम्हें इसके लिए मैं पनिश करूं? और वहीं इस चीज से लॉर्ड हैरान होते हुए कहता है कि मुझे इसे जल्दी से ब्लॉक करना होगा। और वो तुरंत ही अपने आगे हाथ ले आता है और दिखाया जाता है कि मुसंग उस पर एक अटैक करता है जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो ट्विन असैसिन सीधा मुसंग के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देते हैं, मगर मुरंग उनकी तलवार को अपनी तलवार से रोक लेती है और वो कहती है कि तुम इनको मेरे ऊपर छोड़ सकते हो और जल्दी से अपने मार्शल ब्रदर को ढूंढो। वही मुसंग हंसते हुए कहता है ठीक है, और वो तुरंत ही मिस्टीरियस फ्रैक्शन के लॉर्ड के पीछे चला जाता है, जबकि मुरंग हंसते हुए कहती है कि सच में ये मुझे थैंक यू भी नहीं कह सकता। वहीं दिखाया जाता है फ्रैक्शन लॉर्ड जिसकी एक अटैक के बाद ही बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कितनी खतरनाक स्पीड और फोर्स थी, यहां तक कि वो अपने 30s में ही होगा। और मैं ये श्योर हूं कि जिस हिसाब से ये स्किल्ड है कि ये एक स्किल्ड सक्सेसर है। अगर यहाँ पे डिवाइन एल्डर भी आ गया तो जो सच में ये मेरा एंड होगा, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। तभी मुसंग उसके सामने आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कहां पे जा रहे हो? और मुसंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। और सीन कट के दिखाया जाता है डिवाइन एल्डर का, जो वहां चार्मिंग बेगर पे खतरनाक सा अटैक करता है, जिससे चार्मिंग बेगर पीछे जाता है और डिवाइन एल्डर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है क्या इस तरीके से एक्ट करना बंद करो कि तुम्हारी कहीं लगी है, यहां तक कि मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से मारा भी नहीं है। तो वहीं इस चीज को सुनकर चार्मिंग बेगर कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से फूल नहीं बना सकता एल्डर, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे यहां एस्केप कर जाऊंगा, मगर क्या तुम्हें यह पता है? और वो तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा अगर तुम मेरे जैसे को छोड़ के जल्दी से मिस्टीरियस फ्रैक्शन में जाओ, अगर तुम म्यूरियॉक गे और चीफ पेट्रोल को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो। वहीं इस चीज को सुनकर डिवाइन एल्डर कहता है कि तुम ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? तो चार्मिंग बेगर कहता है कि यहाँ पे कोई बंदा है जो हमारी हेल्प कर रहा है और वो एक एक्सपर्ट है जो कि सुप्रीम पीक रियल्म को भी सरपास कर चुका है। और वहीं दिखाया जाता है एक बंदा और वो मुसंग के पीछे ही खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी आने की कोशिश करी जब मुझे उस चीज का मैसेज मिला, मगर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे लेट हो गया थोड़ा सा। और हमें बताया जाता है कि ये आयरन ब्लड बटालियन का 3rd एल्डर 4-आइड डीमन गोंगडान है। तो इस बात को सुनकर डिवाइन एल्डर कहता है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि वो स्नेक आई मास्टर वहां पे है? तो चार्मिंग बेगर हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, कि उसको मानो तुमसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर वो पिछले 20 सालों से 100 मार्शल मास्टर में आता है इस मुरिम में, कि मानो तुम्हारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबॉर्डिनेट्स हैं उसमें कई सारे जीनियस हैं, मगर उनकी जो स्किल है वो कंपेयर नहीं की जा सकती इससे।
और यहां तक कि यही नहीं, और वो खड़े होते हुए कहता है कि मैं ये श्योर हूं कि तुम ये चीज पहले से जानते होगे कि जो मिस्टीरियस फ्रैक्शन है वो कोई एवरेज स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कि जो मिस्टीरियस फ्रैक्शन का लॉर्ड है वो खुद भी एक सुप्रीम पीक का मार्शल आर्टिस्ट है, और यहां तक कि जो बंदा उसको गार्ड करता है वो भी एक्सेप्शनल है स्पेशल फोर्सेज में। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग वाली बात यह है कि जो आइडेंटिटी है उन मार्शल आर्टिस्ट की कि वो डार्क ब्लड ट्राइब से हैं, कि हाँ बिल्कुल सही, कि डीमन ट्राइब से नहीं बल्कि वो डार्क ब्लड ट्राइब से हैं। और इस बात को सुनकर डिवाइन एल्डर हैरान होता है। वही चार्मिंग बेगर हंसते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें अब यहां से जल्दी से जाना नहीं चाहिए, कि ऐसा लगता है कि तुम्हें उन्हें जल्दी जाके बचाना होगा। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है नंबर 8 का, जो वहां जोंग पे अटैक कर रहा होता है, और जोंग उस अटैक को डॉज करते हुए एक डैगर से सीधे कट लगा के नंबर 8 के आगे निकल गया होता है। नंबर 8 गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम स्लिपरी इंसेक्ट, तुम बार बार इस तरीके से अटैक कर रहे हो। वही वो सोच रहा होता है कि डैमिट, मैं इसको एक भी बार नहीं पकड़ पाया, जबकि ये हर एक बार मेरे ऊपर कट लगा के जा रहा है, कि सच में ये बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं जोंग कह रहा होता है कि तुम्हारी ये जो फिजिक है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जो चाकू हैं वो तुम्हारे शरीर पे से बाउंस बैक होके आ रहे हैं, मगर एक चीज बिल्कुल ठीक है कि मैं जो हूं तुमसे बहुत ज्यादा फास्ट हूं। वहीं नंबर 8 गुस्सा करके कह रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। तो जोंग आगे कहता है कि चाहे तुम फास्ट हो या फिर स्लो, मगर आज तुम मरने वाले हो यहाँ पे। तो नंबर 8 बोलता है कि एक मच्छर जो किसी पर्सन का खून चूस लेता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे इंसान को खा सकता है, और वो तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, अब मैं देखता हूं कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा देर तक एस्केप कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुरोंग, जो वहां उन ट्विन असैसिन से लड़ रही होती है, और वो सोच रही होती है कि कितना ज्यादा इनक्रेडिबल सिंक्रोनाइजेशन है इनका, कि जैसे ही मैं इन पे अटैक करने की कोशिश करती हूं तो ये एक दूसरे की ओपनिंग को कवर कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा जब इनको पता लगता है कि वो मेरे इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएंगे तो वो उसको मिनिमाइज करके अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे इनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, कि ये सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर हैं जो मुझसे भी हायर लेवल पे हैं। मगर तभी वो हंसते हुए कहती है कि सच में ये बहुत टाइम हो गया है कि इस तरह की अपने आप को हंट कराने की फीलिंग आ रही है। और वहीं दोबारा से डिवाइन एल्डर जो चार्मिंग बैगर से कहता है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो इस बात को सुनकर चार्मिंग बैगर बहुत ज्यादा हैरान होकर चिल्ला के कहता है, क्या तुम्हें मुझको पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन यंग जनरेशन को बचाने से, कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर और लगा लेते हो तो वो सभी मारे जाएंगे वहां पे। वहीं इस बात को सुनकर डिवाइन एल्डर अपने हाथ में एनर्जी लाके एक पाम अटैक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने आप की चिंता करने की जरूरत है बेवकूफ, और वो तुरंत उस पाम अटैक को सीधा ही चार्मिंग बैगर पे मार देता है, जिस वजह से चार्मिंग बैगर सीधा ही जमीन में धंस जाता है, और वहां बहुत ज्यादा तेज धमाका होता है, जिससे उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है कि वो वहीं मुंह से खून घासता है। फिर डिवाइन एल्डर कहता है कि सच में तुम इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें उन किड्स की कितनी ज्यादा चिंता है, कि यहां तक कि तुम यहां पे अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं यहां से कैसे निकल के भागूं, और तुम खाली उनको स्किल्ड वॉरियर ही क्यों बुला रहे हो। यहां तक कि तुमने उनकी स्किल्स अपनी आंखों से देखी है, वो पहले से ही तुम जैसे को तो सरपास कर चुके हैं। तो इस बात को सुनकर चार्मिंग बैगर बहुत ज्यादा हैरान होता है, और डिवाइन एल्डर आगे कहता है कि वो कोई जीनियस नहीं बल्कि वो नेचुरली बॉर्न मॉन्स्टर है। और सीन नंबर 8 जो वहां डिफेंस पोजीशन में खड़ा होता है, और वो ना कोई अटैक को डॉज कर रहा होता है और ना ही कोई अटैक, और जैंग उस पे लगातार ही अपने डैगर की मदद से अटैक करते जा रहा होता है। वहीं डिवाइन एल्डर बताता है कि सभी लोग सोचते हैं कि जो नंबर 8 है उसका टैलेंट हेवन सेंट पार फिजिक है, मगर उसका जो टैलेंट है वो कुछ और ही है। और जैंग नंबर 8 पे अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम पहले ही गिव अप कर चुके हो, कि हाँ तुम जैसा कोई कैसे ही कुछ कर सकता है मेरे आगे, कि तुम अभी तक यहाँ सर्वाइव कर लेते मगर अब तुम यहाँ मर जाओगे। जबकि नंबर 8 वहां कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि राइट बियर के लेफ्ट राइट, और इसी तरीके से वो वहां बड़बड़ाते जा रहा होता है। और हमें डिवाइन एल्डर बताता है कि सच में वो बहुत ज्यादा क्लेवर ब्रैट है, यहां तक कि वो अपनी फाइटिंग में इतनी ज्यादा क्विक जजमेंट कर लेता है, और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है कैलकुलेशंस में। और नंबर 8 अब वहां हंस के वहां आगे देखते हुए कहता है कि अब मैं समझ गया कि तुम्हारी हर एक हैबिट, स्पीड और पाथ, हर एक चीज को मैं समझ गया। वहीं डिवाइन एल्डर बताता है कि वो बच्चा पहले अपनी बॉडी पे इतनी ज्यादा हिट इसीलिए लेता है क्योंकि जो उसकी फिजिक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और यही उसके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और नंबर 8 तुरंत ही एक बार में जैंग को गले से पकड़ के उठा देता है, और जैंग की इसी चीज में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, और वो कह रहा होता है कि आखिरकार कैसे। और हमें डिवाइन एल्डर बताता है कि उसकी इंटेलिजेंस और नेचुरली स्ट्रांग फिजिक और एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट, वो तीनों चीज उसको एक मॉन्स्टर बना देती हैं। फिर वो वहां हंसते हुए अपने फिस्ट को बनाते हुए कहता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा ओपी हूं। और डिवाइन एल्डर बताते हैं मुरोंग के बारे में कि मुरोंग जो वहां कह रही होती है कि सच में अब मैं तुम्हारे इन अटेम्प्ट से परेशान हो चुकी हूं। और डिवाइन एल्डर बताता है कि उस लड़की को एक ह्यूमन वेपन की तरह डिजाइन किया गया है। फिर मुरोंग वहां अपनी तलवार को उठा के वहां बहुत ज्यादा ऑरा अनलीज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अब एक ही स्ट्राइक में खत्म करने वाली हूं। और डिवाइन एल्डर बोलते हैं कि वो मुरोंग स्योंगजे की हार्श मार्शल ट्रेनिंग और यंग एज से मिरेकल पिल्स को कंज्यूम करने की वजह से उसका ये आउटकम है कि वो ऐसी बन गई।
फिर डिवाइन एल्डर आगे बताता है कि अगर तुम उसके इनर क्यूआई का एक भी हिट ले लेते हो तो वो बिल्कुल मेरे इनर क्यूआई के हिट लेने जैसा है। और ट्विन असैसिन वहां बहुत ज्यादा परेशान होकर कहते हैं आखिरकार ये इस तरीके का प्रेशर कैसे आ रहा है। वहीं मोरोंग चिल्लाते हुए कहती है क्या अब तुम इसे हिट लेने की कोशिश क्यों नहीं करते, और मोरोंग अपना सीधे ही अटैक उन ट्विन असैसिन पे कर देती है, जिससे वो ट्विन असैसिन परेशान होकर कहते हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा इंसेन है, और फिर वो वहीं चिल्लाते हुए मर जाते हैं। जबकि डिवाइन एल्डर आगे बताता है कि मगर फिर भी जो बिगेस्ट मॉन्स्टर है उनमें वो दोनों नहीं है। तो इस बात को सुनकर चार्मिंग बैगर परेशान होते हुए पूछता है फिर आखिरकार वहां पे ऐसा कौन है। तो डिवाइन एल्डर भी हंसते हुए कहता है कि वो बंदा वो सच में एक क्रेजी ब्रैट है जो कि नॉर्मैलिटी से बहुत ज्यादा आगे है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसैंग का, जो वहां आई डीमन को देखते हुए कहता है कि आई डीमन। तो आई डीमन भी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरा नाम सुना है। तो मुसैंग कहता है कि इसमें कोई भी वंडर की बात नहीं है कि जो ग्रेट द्वी गैंग है और ब्लड यूनिकॉर्न गैंग है उसने आयरन ब्लड बटालियन को सबमिट कर दिया है। और ये सेंस भी बनाता है कि आयरन ब्लड बटालियन का थर्ड एल्डर उन सभी चीजों के पीछे है। तो वही इस बात को सुन के आई डीमन हैरान होता है और वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में थोड़ा जानते हो। और वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मगर फिर भी क्या तुम्हें ये चीज पता नहीं है कि यहाँ तुम इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही जानते हो, और इतना ज्यादा कि तुम इस वजह से अपना सिर खो दोगे। और वो तुरंत ही अपना एक स्लैश मुसैंग के ऊपर कर देता है। वहीं मुसैंग उस स्लैश को आता हुआ देख रहा होता है और वो तुरंत ही अपने असैसिन वेपन को निकालते हुए एक स्लैश सीधे ही आई डीमन के ऊपर चला देता है। और इस चीज को देख के वहां आई डीमन और फ्रैक्शन लॉर्ड दोनों ही हैरान होते हैं। वहीं मुसैंग कहता है कि नहीं, मैं ये चीज नहीं जानता हूं ओल्ड मैन। और दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधे ही आई डीमन के पास जा रहा होता है और आई डीमन जो कि अपने हाथ से ही उस अटैक को रोकते हुए हंस के कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। वहीं मुसैंग कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें एक चीज बताने दो कि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूं कि अगर तुम आयरन बटालियन के मास्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो या फिर तुम ये सब उनके पीछे कर रहे हो, मगर मेरा जिसके साथ काम है। और वो तुरंत ही अपनी जगह पे से गायब होकर फ्रैक्शन लॉर्ड के सामने पहुंच के उसके ऊपर चाकू रखते हुए कहता है कि बस इसके साथ है। फिर मुसैंग कहता है कि अब मुझे बताओ कि आखिरकार जोंग टेक्योंग कहां है। वहीं आईडीमैन कह रहा होता है तुम कितने ज्यादा फूल हो, और वो तुरंत ही एक अटैक बनाते हुए कहता है कि तुमने हिम्मत की मुझको अपनी बैक दिखाने की, और वो तुरंत ही अटैक करता है मगर मुसैंग उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है। वहीं आईडीमैन अपनी तलवार को आगे करते हुए कहता है कि मैं मानता हूं कि तुम सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो, और वो तुरंत ही अपनी एक टेक्निक यूज करते हुए कहता है और फिर देखते हैं कि तुम यहाँ कितनी और ज्यादा देर तक इसे होल्ड कर सकते हो। और इसी बात को कहने के बाद वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहां बहुत ज्यादा और आंखें बने हुए स्नेक निकल के मुसैंग की तरफ जाने लग जाते हैं। और वहीं मुसैंग जो देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, और वो तुरंत ही उन पे अटैक करके उन सभी स्नेक को काटते हुए कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उन सभी स्नेक को काट के वहां आई डीमन के पास पहुंच जाता है और उसका वो अटैक आई डीमन के चेहरे पे लगने वाला होता है, मगर आई डीमन उस अटैक को ब्लॉक करके तुरंत ही पीछे हट जाता है, मगर फिर भी उसके सिर की वो जो टोपी होती है वो वहीं कट जाती है। वहीं इस चीज को देखते हुए आई डीमन कहता है कि तुम अब वो गुस्सा ना करके अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें यहीं पे मारूंगा। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड जो वहां आई डीमन के पीछे आके टेलीपैथी की मदद से कहता है कि थर्ड एल्डर ऐसा लगता है कि ये कोई एवरेज गाय नहीं है, तो हमें इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करना चाहिए। तो आई डीमन भी टेलीपैथी की मदद से कह रहा है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या इस जैसे ब्रैट के साथ तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड दोबारा से कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिवाइन एल्डर बैगर कभी भी आ सकता है, और इस चीज को याद करते हुए आई डीमन कहता है कि अगर ऐसी बात है मगर मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो ठीक है अब की बार मैं इस बात को मान लेता हूं। और वो दोनों वहां मुसैंग पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। फिर मुरोंग को दिखाया जाता है जो कि वहां हाँपते हुए कहती है कि सच में तुम मक्खी हो कि तुम बेकार में ही इतनी ज्यादा फाइट कर रहे थे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी है। और हमें दिखाया जाता है कि मुरोंग ने वहां उनको खत्म कर दिया होता है। वहीं नंबर 8 आते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा मूव था, और नंबर 8 जैंग को अपने कंधे पे रख के लाया होता है जो कि वहां अनकॉन्शियस हो गया होता है। और वो मुरोंग से कहता है कि मुसांग कहां पे है। तो मुरोंग अपनी तलवार रखते हुए कहती है कि वो इस तरफ गया था और वो वहां उस फ्रैक्शन लॉर्ड को चेस कर रहा था। और तभी एक धमाका दिखाया जाता है मुसांग की तरफ जहां मुसांग गया होता है, और इस चीज को देख के मुरोंग और नंबर 8 बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं मुरोंग सोच रही होती है कि नंबर 100। फिर मुसांग को दिखाया जाता है जो कि वहां उन दोनों के साथ टक्कर से लड़ रहा होता है, और इस चीज को देख के फ्रैक्शन लॉर्ड सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और आई डीमन भी सोच रहा होता है कि आखिरकार हम दोनों एक साथ अटैक करने के बाद भी इसको टच तक नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार ये बिल्कुल एक ऐसी दीवार की तरह है जिसे हम कभी भी पार नहीं कर सकते। वहीं मुसांग कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि क्या ये ठीक रहेगा कि मैं आयरन ब्लड बटालियन के थर्ड एल्डर को मार दूं अभी
तभी और वहीं वो इस बात को कह के आई डीमन के पीछे आ चुका होता है और अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि और मैंने ये सोचा है कि ऐसा करना सही रहेगा। यही इस चीज को देख के आई डीमन बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार ये इस तरीके से कैसे सोच सकता है, और आई डीमन मूसैंग के उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर भी वहां एक बहुत ज्यादा खतरनाक धमाका होता है और धमाके के बाद दिखाया जाता है फ्रैक्शन लॉर्ड, जो डरते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या ये पहले हम पे बहुत ज्यादा इजी जा रहा था। यहां तक कि आई डीमन वो भी इसके सामने बहुत ज्यादा इजीली डिफीट हो गया। और वहीं मूसैंग कह रहा होता है कि आखिरकार अब मैं तुमसे आंसर ले सकता हूं। वहीं मूसैंग को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कौन है। फिर मूसैंग कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, और वो तुरंत ही जाके फ्रैक्शन लॉर्ड को वहां गले से पकड़ के उठा लेता है और वो कहता है कि ताइक्यूंग आखिरकार बताओ मुझे वो कहां पे है। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड की हालत बुरी होने लग जाती है और वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। तो मूसैंग गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कह रहे थे कि वो यहाँ पे एक पोर्टर का काम करता था। तो इस बात को सुन के फ्रैक्शन लॉर्ड कहता है कि आखिरकार मैं एक पोर्टर के बारे में कैसे याद रख सकता हूँ। तो मूसैंग कहता है अच्छा, तो तुम इसको इस तरीके से खेलना चाहते हो, चलो ठीक है। और वो तुरंत ही अपनी फिस्ट बनाते हुए कहता है कि मेरे पास तरीका है कि तुम्हारी याददाश्त को कैसे वापस लाया जाएगा। और वो तुरंत ही एक फिस्ट अटैक सीधे ही फ्रैक्शन लॉर्ड के चेहरे पे कर देता है। फिर वो लगातार उसको ढंग से पीटने लग जाता है। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके का दर्द है कि एक खाली बेयर हैंड का फिस्ट इतना ज्यादा दर्द कैसे दे सकता है, कि मुझे याद करना होगा कि जैंग ताइक्यूंग आखिरकार एक पोर्टर ये कौन था। और तुरंत ही उसे याद आ जाता है ताइक्यूंग के बारे में और वो कह रहा होता है कि हाँ ये सही है कि जो बंदा अपने सीनियर डिसाइपल के बारे में कह रहा था। और वो चिल्लाते हुए कहता है रुको। तो मूसैंग वहां रुक जाता है, मगर फ्रैक्शन लॉर्ड की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और वो कुछ बड़बड़ाने लगता है क्योंकि उसके मुंह से ढंग की आवाज आ नहीं पा रही होती है। और फ्रैक्शन लॉर्ड को इस तरीके से बड़बड़ाते हुए देख के मूसैंग कहता है कि अच्छा अब तुम क्या कहना चाहते हो इस तरीके से। तो फ्रैक्शन लॉर्ड दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर मूसैंग कहता है क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे से प्रोटेस्ट कर रहे हो। और फ्रैक्शन लॉर्ड वहां दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है और एंड में आके मूसैंग को गाली दे देता है। तो मूसैंग इस बात को सुन के कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मगर मुझे तुम्हारी वो एंड में गाली समझ में आई है। और इस बात को कह के वो वहां बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड फिर दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है और मूसैंग अपने हाथ में उस धागे को क्यूआई से कंट्रोल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी किसी और चीज की जरूरत है जिससे तुम्हें और ज्यादा दर्द हो। और वो तुरंत ही उस धागे को क्यूआई से कंट्रोल करके फ्रैक्शन लॉर्ड के आंखों के सामने ले आता है। वहीं इस चीज को देख के फ्रैक्शन लॉर्ड बहुत ज्यादा डर गया होता है और वो तुरंत ही टेलीपैथी की मदद से कहता है डार्क ब्लड ट्राइब की वो डार्क ब्लड ट्राइब में होना चाहिए। तो इस बात को सुन के मूसैंग हैरान हो कहता है क्या तुमने क्या कहा। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड टेलीपैथी की मदद से कहता है कि जो डार्क ब्लड ट्राइब में ट्रेनिंग का मास्टर है वो उसी समय वहां पे आया था जब हमने उसको वहां कैप्चर कर रखा था और उसने कहा था कि इस बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो एक असैक्शन बनाने के लिए उसको ले गए थे वहां पे। और वहीं ताइक्योंग को दिखाया जाता है जिसके शरीर पर बहुत ज़्यादा कट लगे हुए होते हैं और उसके साइड में बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी होती हैं। और ताइक्योंग वहाँ सदमे में खड़ा सोच रहा होता है अपनी पुरानी यादों को। जब वो छोटा होता है तो वो मूसैंग से बात कर रहा होता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा कि मैं आपकी ही तरह अमेजिंग पर्सन बनूंगा सीनियर ब्रदर। और वहीं दिखाया जाता है एक और सीन जहां वो इशारा करते हुए कहता है एल्डर ब्रदर कि इसे सीक्रेट रखना कि तुम्हारे जो लेसन हैं वो फादर से भी अच्छे समझ में आते हैं। और वहीं एक और सीन में कि उसके हाथ से एक गमला टूट जाता है तो इस वजह से वो परेशान होकर कह रहा होता है कि एल्डर मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेजर आइटम था फादर का, एल्डर ब्रदर। और इसी तरीके से वहाँ बहुत ज़्यादा सदमे में खड़ा एल्डर ब्रदर कह रहा होता है। और दूसरी तरफ मूसैंग जो वहाँ इस बात को सुन के ताइक्योंग अभी भी जिंदा है और वो इसी बात को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। और इस चीज़ को देख के फ्रैक्शन लॉर्ड सोच रहा होता है आखिरकार इसको क्या हुआ। फिर मूसैंग हंसते हुए कहता है कि आखिरकार ताइक्योंग अभी भी जिंदा है। तो फ्रैक्शन लॉर्ड टेलीपैथी की मदद से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि वो अभी भी जिंदा होना चाहिए। तो इस बात से मूसैंग हंसते हुए कहता है कि ये रिलीफ की बात है कि सच में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ है। और फ्रैक्शन लॉर्ड वहाँ टेलीपैथ की मदद से कहता है क्या तुम अब मेरे आंसर की वजह से सेटिस्फाई हो कि नहीं। तो मूसैंग कहता है मगर अब वो तुरंत ही गुस्सा करके अपना ऑरा अनलीज करते हुए कहता है कि तुमने कहा उसको इसलिए यहाँ से ले जाया गया था क्योंकि वो उसको एक मीट शील्ड की तरह यूज़ करेंगे। तो इस बात को सुन के फ्रैक्शन लॉर्ड कुछ कहने की कोशिश करता है मगर तभी आई डेमन अपना ऑरा अनलीज करते हुए वहाँ खड़ा होने लग जाता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं फ्रैक्शन लॉर्ड इस चीज को देखते सोच रहा होता है कि थर्ड एल्डर अभी भी जिंदा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मौका है। और फोर आइज वहां चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी अनलीज करते हुए कहता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश भी कैसे की। और फ्रैक्शन लॉर्ड सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल फोर्स है कि ऐसा लगता है कि इसने अपने टैलेंट पावर को अनलॉक कर लिया है और इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को ये फेस करेगा तो ये मॉन्स्टर भी यहाँ से बिना कोई स्क्रैच के निकल नहीं पाएगा। फिर आई डेमन तुरंत ही मूसैंग पे अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि मरो तुम यहाँ पे। और वो सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा पावर मैं सच में इससे इस आदमी को जरूर मार दूंगा। और वो तुरंत ही अपनी एक टेक्निक डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन थंडर बॉल को यूज करता है। और फ्रैक्शन लॉर्ड सोच रहा
रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। मगर मुसैंग कहता है कि मैंने श्योर हूं कि मैंने ये तुम्हें पहले ही कह दिया था, और वो तुरंत ही अपनी उस चाकू से वहां अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हें यहाँ मार देता हूं तो। और वहीं दिखाया जाता है कि उसका वो अटैक सीधा ही आई डेमन को जाके लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत वहीं खराब हो जाती है और मुसैंग उसके सीने पर जाके पैर रखता है और उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि वो तुरंत ही वहाँ खून खांस रहा होता है। फिर मुसैंग कहता है कि मैंने तुम्हें 3 चांस और 1 वार्निंग दी थी, और उससे भी ज़्यादा मैं अभी भी कोई अच्छे मूड में नहीं हूँ। और फ्रैक्शन लॉर्ड, उसकी भी हालत बुरी होती है, वो वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है और मुसैंग उससे कहता है कि चलो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रीज़न है जिससे मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूँ। तो इस बात को सुन के आई डेमन कहता है कि तुम फूल, तुम क्या सोचते हो कि तुम इस तरीके से यहाँ से अच्छे तरीके से लौट जाओगे, कि तुमने हिम्मत की है एक आयरन बट बटालियन के एल्डर पे अटैक करने की। वहीं इस बात को सुन के मुसैंग कहता है कि अच्छा, और वो तुरंत ही अपना फिस्ट बना के सीधा ही आई डेमन के मारता है। लेकिन वहीं दिखाया जाता है, कोई कहता है कि वो रीज़न मैं तुम्हें बताऊंगी, और वहाँ जीवा आ गई होती है अपने सभी साथियों के साथ, और वो ऊपर से कहती है कि वो जो रीज़न है वो तुम्हें मैं बताऊंगी, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें इस जगह पे मिलूंगी मास्टर मुसैंग। और वो दोबारा से कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें ग्रेट वॉरियर मुसैंग कहना चाहिए, कि किसी को इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए जब वो यंग मास्टर एक किसी एल्डर को इस तरीके से बीट कर सकता है। तो मुसैंग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि मैं ये सोचूं कि तुम एक ऐसी जगह पे हो जो जगह एम्परर ने खुद से मना की है, और जो आई बेमन है वो भी तुम्हारे पीपल में से ही है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसको जिंदा रखूं। मगर, और वो तुरंत ही ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को यहीं पे मार दूं। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ यंग जी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम एरोगेंट फूल। लेकिन जीवा इसको रोकते हुए कहती है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैं बस इसलिए आई थी यहाँ पे कि ये जो 3rd एल्डर है इसने बटालियन को बिट्रे कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ कैप्चर करने आई थी, और वैसे भी मैं बस इसको जिंदा चाहती हूँ। और मैं इसकी मदद से और सारे ट्रेटर को पकड़ना चाहती हूँ। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम जैसा कोई स्मार्ट पर्सन ये जानता होगा, अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो यहाँ पे एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी। कि मुझे पता है कि जो ग्रेट वॉरियर हैं वो अपने आप की केयर कर सकते हैं, मगर तुम्हारे फेलो डिसाइपल का क्या, जो मार्शल एकेडमी में है? या फिर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम उन सभी को अकेले प्रोटेक्ट कर सकते हो? और अगर तुम ये बिलीव कर सकते हो तो वो तुरंत ही वहां से छलांग मार के नीचे जाती है और मूसांग के पास जाते हुए कहती है कि तुम मेरा गला यहीं ले सकते हो। तो इस बात को सुन के मूसांग कहता है, ये कोई इनफ रीजन नहीं है, क्योंकि तुम ये चाहती हो कि ये जिंदा रहे, तो ये कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको जिंदा रखूं। तो इस बात को सुन के जिह्वा कहती है कि अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? तो मूसांग कहता है, चलो ठीक है कि तुम मुझे गारंटी दो कि इस इंसिडेंट के बाद जो ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा तुम्हारी तरफ से। और वो तुरंत ही आई डीमन की तरफ इशारा करके कहता है, और ये बंदा और ना ही कोई और यहाँ पे दोबारा से हमें ट्रबल पहुंचाने के लिए नहीं आएगा, और मैं ये कसम खाता हूं अगर ऐसा होता है तो मैं वापस आके इस इंसान का गला काट लूंगा। वहीं जीवा कहती है कि बस यही है? तो मूसांग भी कहता है कि हाँ बस। तो जीवा मूसांग की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं ये कसम खाती हूँ आयरन ब्लड बटालियन के नाम पे, और मूसांग के चेहरे को छूते हुए कहती है कि तुम्हें इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से, और ना ही आयरन ब्लड बटालियन और ना ही हमारा कोई सबॉर्डिनेट तुम्हारी यांगजू की ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी में पहले से जाके कोई भी ट्रबल पैदा नहीं करेगा। क्या ये तुम्हारे लिए सेटिस्फाई आंसर है? अगर ये नहीं है तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के। तो इस बात को सुन के मूसांग कहता है कि यही मेरे लिए इनफ है, कि मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि तुमने जो प्लेज ली है वही मेरे लिए काफी है। तो इस बात को सुन के जीवा कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग पर्सन हो। अच्छा तो ठीक है। और वो तुरंत ही एक चीज निकालते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और इस चीज को देख के योंगजी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, और दिखाया जाता है कि वो एक टोकन होता है। तो मूसांग पूछता है कि ये क्या है? तो जीवा कहती है कि चलो अभी के लिए ये टोकन है जो मेरे प्रॉमिस के लिए है, और जब तक तुम इसे अपने पास रखते हो तो कोई भी आयरन ब्लड बटालियन का तुम्हारे ऊपर हाथ डालने की भी कोशिश नहीं करेगा। फिर मूसांग अपना पैर आई डीमन पे हटाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे शब्दों पे अभी ट्रस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर जो आयरन ब्लड बटालियन है अपने प्रॉमिस को तोड़ता है तो मैं फिर दोबारा से वापस आऊंगा तुम सभी को यहाँ देखने के लिए। और वो तुरंत ही वहां फ्रैक्शन लॉर्ड को उठा के वहां से चला जाता है, और जीवा कह रही होती है कि इसी वजह से मैं इसे और ज्यादा तोड़ना चाहती हूँ। फिर योंगजी कहता है कि यंग मिस, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? तो जीवा कहती है कि हाँ बोलो। तो योंगजी पूछता है कि तुमने उस आदमी को ऐसे ही क्यों जाने दिया, यहाँ तक कि तुमने उसे गोल्डन टोकन भी दे दिया? तो इस बात को सुन के जीवा कहती है, किसे पता, इस बात से मैं खुद भी हैरान हूँ, और या फिर ऐसा इसीलिए कि मैं यहाँ पे जीना चाहती थी। और इस बात को सुन के योंगजी बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है? कि हाँ, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था कि उसने 3rd एल्डर को डिफीट कर दिया, मगर फिर भी वो उस बैटल के बाद ड्रेन हो गया होगा। अगर हम आयरन ब्लड बटालियन के 30 मार्शल मास्टर एक साथ उस पर अटैक करते तो ये कोई मैटर की बात नहीं है कि वो कितना भी इनक्रेडिबल हो। तो इस बात को सुन के जीवा कहती है, हाँ ये सही है, मगर मेरी जो वाइट को फाउंडिंग आई है वो मुझे बार बार वार्निंग दे रही थी कि तुम उस आदमी के एनिमी नहीं बन सकते, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं जाने देना चाहती दोबारा से। तो योंगजी माफी मांगता है,
और फिर नंबर 8 और मूरोंग को दिखाया जाता है, जहां नंबर 8 कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, और दिखाया जाता है कि मूसांग वहां फ्रैक्शन लॉर्ड के साथ आ गया होता है। तो नंबर 8 आगे पूछता है कि सच में तुमने थोड़ा टाइम लगा दिया और वहां पे तुम बहुत ज्यादा नॉइज भी कर रहे थे, कि ऐसा लगता है कि ये जो लॉर्ड है वो सच में थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। तो इस बात को सुन के मूसांग कहता है कि इसे ऐसा समझो कि वहां पे एक और आदमी था। फिर वो फ्रैक्शन लॉर्ड को फेंकते हुए कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, कि ये देख लो ये जिंदा है। और वहीं नंबर 8 इसे देखते हुए कहता है क्या ये अभी जिंदा भी है? तो मूरोंग कहती है कि इससे भी ज्यादा, क्या ये पर्सन वही है? और वैसे क्या तुम्हें अपने फेलो डिसाइपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, या फिर कुछ यूजफुल थिंग? तो इस बात को सुन के मूसांग वहां थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि वो अभी जिंदा है। और इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और मूरोंग इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तुरंत ही जाके मूसांग के गले लगते हुए कहती है कि सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैं ये श्योर हूं कि तुम इस वजह से पूरे टाइम बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, कि ये सच में बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है। तो मूसांग वहां हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है। लेकिन नंबर 8 वहां शर्माते हुए कहता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने यहाँ पे कुछ देखा ही नहीं है। और वुरोंग मूसैंग को सूंघते हुए कहती है कि ये कैसी स्मेल है, ये किसी फ्लावर की स्मेल लग रही है, और जैसी ये फ्लावर की स्मेल है ऐसा लगता है कि इसे कोई वुमन यूज करती है। और इस बात को सुन के मूसैंग वहां बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बात याद करने लग जाता है कि कैसे जीवा उससे चिपक रही थी। और वो इस चीज को याद करके तुरंत ही मूरोंग को वहां से छोड़ के नंबर 8 की तरफ बढ़ने लग जाता है, और उससे कहता है कि तुम भी एक हक डिजर्व करते हो। जबकि नंबर 8 हैरान होकर सोचता है ये कितना ज्यादा फास्ट है, क्या आखिरकार, और यहां तक कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। वहीं मूसैंग तुरंत ही इतनी स्पीड से जाके नंबर 8 को गले से लगा लेता है कि मूसैंग उसको इतनी ज्यादा जोर से गले लगाता है कि उसके मुंह से भी थू निकल जाता है। वहीं इस चीज को देख के मूरोंग अलग ही शक्ल बना रही होती है, और मूसैंग कहता है डिवाइन एल्डर, और तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने ब्रदर के बारे में बहुत ज्यादा जल्दी जान पाया। तो नंबर 8 कहता है कि हाँ ऑफकोर्स ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी, मगर क्योंकि हम वैसे भी फ्रेंड्स हैं। और मूसैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार इस चीज से जो स्मेल है उसकी प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गई, क्योंकि जो नंबर 8 है इसके अंदर से बहुत ज्यादा बास आ रही है, जिस वजह से अब ये मेरे ऊपर लग जाएगी। फिर मूसैंग नंबर 8 को छोड़ते हुए कहता है कि मगर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो ब्रदर तेक्योंग है, ऐसा लगता है कि उनको एक मीट सील की तरह ले लिया गया है डार्क ब्लड ट्राइबल के द्वारा। तो इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं मूरोंग चिल्लाते हुए कहती है क्या क्या वो थे? मगर उससे भी ज्यादा वो इस पार्ट में कर क्या रहे थे? यहां तक कि जो डीमन यूनियन है वो पहले यहां से डिसमेंटल हो चुकी है। तो वहीं कोई आते हुए कहता है कि इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, और दिखाया जाता है कि वो डिवाइन एल्डर होता है, जो अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि तुमने मेरे बिना ही यहां पे सब चीज संभाल ली है। वहीं नंबर 8 कहता है कि आखिरकार चार्मिंग बेगर का क्या हुआ? तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर कहता है कि पहले मैंने उसको इतना ज्यादा पीटा जब तक कि वो मरने की कगार पे नहीं आ गया, और उसके बाद मैंने उसकी क्यूआई सेंटर को क्रिपल करके उसको लॉक कर दिया। तो इस बात को सुन के नंबर 8 कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपने आप को होल्ड बैक करके रख लिया। मैंने सोचा था कि तुम उसे सच में मार दोगे, कि तुम्हारा जो टेम्पर है वो सच में बहुत ज्यादा बेकार है। तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? तो नंबर 8 मस्का लगाते हुए कहता है कि सच में मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं मास्टर। वहीं मूसैंग पीछे से कहता है कि तुमने कहा कि तुम हमें डार्क ब्लड ट्राइब के बारे में बता सकते हो। वहीं डिवाइन एल्डर वहां से मुड़ते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैस है, तो चलो ठीक है, पहले यहाँ से क्लीन अप करके बेस में जाके इस बारे में बात करते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है पापा का, जो वहां एक बिल्डिंग पे बैठी एक तरफ को देख के कह रही होती है कि यंग मिस सच में ये बहुत ज्यादा हो गया है, कि सबसे पहले तुमने इस मार्शल एकेडमी को देखने के लिए मुझे पूरे दिन छोड़ दिया, और जब तुम वहां पे फाइट करके आराम से आ गई जो तुम चाहती थी, तो उसके बाद भी तुम यहाँ पे दोबारा से मुझे छोड़ के चली गई उस बेगर के बेस में। आखिरकार तुम वहां पे किस बारे में बात कर रही हो? मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं। फिर डिवाइन एल्डर वहां बता रहा होता है कि डार्क ब्लड ट्राइबल डीमन यूनियन के द्वारा क्रिएट नहीं की गई। तो इस बात को सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं मूरोंग पूछती है कि आखिरकार, फिर तो डिवाइन एल्डर बताता है कि इनके जो ट्रेसेस हैं वो लगभग 200 साल पहले मिले थे, और उस टाइम पे जो मुरिम के कुछ एक्सपर्ट्स थे वो सस्पिशियस तरीके से मारे गए थे, और ना ही खाली ऑर्थोडॉक्स के बल्कि अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के भी मरे गए थे। और ये अभी तक अननोन है कि जो डीमन यूनियन है वो इनसे कांटेक्ट करने में कैसे मैनेज हो गई। मगर जो डार्क ब्लड ट्राइबल है वो सच में बहुत टाइम पहले से एग्जिस्ट करती है, और यहां तक कि जो डार्क ब्लड ट्राइबल है ये इनका रियल नेम तक नहीं है, और उससे भी ज्यादा कि ये बस खाली एक फ्रैक्शन के छोटे पार्ट हैं। तो इस बात को सुन के मूसैंग कहता है कि अगर वो इतने ज्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है जो यहाँ इस मुरिम में इतने ज्यादा समय से हैं, तो आखिरकार हमने इनके बारे में पहले कभी भी क्यों नहीं सुना, और यहाँ तक कि जो मुरिम अलायंस है उन्होंने भी इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की। तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुरिम में है, मगर फिर भी वो मुरिम में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस बात पे मूसैंग कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो डिवाइन एल्डर कहता है कि अंडरवर्ल्ड की वो उनका बेस है, और इस बात को सुन के वो सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं मूरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि एक मिनट रुको,
क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो अंडरवर्ल्ड है वो सच में एग्जिस्ट करता है? तो डिवाइन एल्डर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में पहले सुना है। तो मूरोंग बताते हुए कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो पापा मेरे को इस बारे में स्टोरी बताया करती थी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी तरीके के ईविल लोग एक जगह पे गैदर होते हैं और वो उन्हीं का वर्ल्ड है। और उससे भी ज्यादा वहां पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको तुम मनी से खरीद ना सको। मैंने बस यही सोचा था कि वो खाली स्टोरी में है। तो मुसैंग भी याद करते हुए कहता है कि हाँ, जो स्मिथिंग किंग है उसने भी ये मेंशन किया था पहले कि वो भी वहीं से है। तो इस बात को सुन के नंबर 8 कहता है कि वो बंदा हमेशा ही बकवास करता रहता है और तुम ये भी नहीं कह सकते कि आखिरकार वो सच कह रहा है कि नहीं। लेकिन डिवाइन एल्डर कहता है तो ऐसा लगता है कि स्मिथिंग किंग ने ये बात तुम्हें बता दी। सच में वो तुमसे बहुत ज्यादा लगाव रखता है। तो इस बात को सुन के मूरोंग कहती है क्या इसका मतलब? तो डिवाइन एल्डर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है कि वो जो स्मिथिंग किंग है सच में वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, मगर जो उसकी स्किल्स हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे हैं। मगर फिर भी वो इतने ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होने के बावजूद भी उसने अपने आप को मूरिम के अंदर लॉक कर रखा है। तो मूरोंग हैरान होती हुई कहती है कि हे भगवान, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि जो मूरिम का ग्रेटेस्ट क्राफ्ट्समैन है वो अंडरवर्ल्ड से है। तो नंबर 8 भी कहता है कि सच में आज बहुत ज्यादा सरप्राइज मिले हैं मुझे। वही मुसैंग पूछता है तो फिर आखिरकार हम उस अंडरवर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं? तो इस बात को सुन के डिवाइन एल्डर कहते हैं कि नंबर 100 कि जो अंडरवर्ल्ड है वो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है, जितना कि तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कि सबसे पहले जो एम्परर किएंग शी होंग थे उन्होंने उसे एक प्रिजन की तरह बनाया था जिसमें जो भी मूरिम वॉरियर उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश करता और बच जाता तो उसको प्रेजेंट करते थे। और जब एम्परर मर गए तो उसके बाद उस प्लेस ने अपने फंक्शन को खो दिया और उसके बाद वो एक ऐसी जगह बन गई कि मूरिम के हर एक तरह के क्रिमिनल उस जगह पे गैदर होने लगे और उसके बाद वो उन्हीं का एक वर्ल्ड बन गया। और लगभग 200 साल पहले ज़ोरोएस्ट्रियंस ने यहाँ पे रिवेलियन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मूरिम के सभी ऑर्थोडॉक्स फोर्स ने कंबाइन होकर उसे डिफीट कर दिया। और जो बचे हुए ज़ोरोएस्ट्रियंस कल्ट के जो लोग थे वो वहाँ अंडरवर्ल्ड में जाके छुप गए। और इसी टाइम पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि 20,000 इंपीरियल सोल्जर और 1,000 मार्शल मास्टर वहाँ उस मूरिम से उस अंडरवर्ल्ड में अटैक करने के लिए गए उन ज़ोरोएस्ट्रियंस कल्टिस्ट को पकड़ने के लिए। और रिजल्ट में वो सभी वहाँ डिफीट हो गए। और इस बात को सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं डिवाइन एल्डर आगे बताता है कि उसके बाद किसी ने भी उस अंडरवर्ल्ड को टच करने की कोशिश नहीं की, यहां तक कि उसके जो सारे सीक्रेट पैसेज थे वो भी मिटा दिए गए। तो नंबर 8 कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि आखिरकार वो जो अंडरवर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है? तो डिवाइन एल्डर कहता है कि जो डार्क ब्लड ट्राइब है वो उस वर्ल्ड को रूल नहीं करती, बल्कि हेल कैसल है वो उस अंडरवर्ल्ड का एक्चुअल रूलर है। जिसके बाद मूरिम अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहां पे कोई कह रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि तुम यहां पे मूरिम अलायंस के अफेयर्स में हेल्प करना चाहते हो। और दिखाया जाता है कोई बंदा जो वहां एक प्लांट को साफ करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि आज जो सन है वो वेस्ट से राइज हुआ है और तुम ही वो थे जिसने अपनी सर्विस के रिवॉर्ड में ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम आगे कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो इस वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, और अब तुम खुद एक पोजीशन के लिए कह रहे हो। और हमें बताया जाता है कि ये मूरिम अलायंस लीडर तहवांग मू है। वहीं लीडर आगे कहता है क्या यहाँ पे कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से तुमने अपना माइंड को चेंज कर लिया कि मेरे डियर ग्रैंडसन? तो इस बात को सुन के योंगहुन सोचते हुए कहता है कि रीजन? वही वो कहता है कि ये जो एरोगेंट ग्रैंडसन है उसको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं अपनी सेल्फिश डिजायर की वजह से यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो तुरंत ही मूरोंग को याद करते हुए कहता है और यहाँ तक कि यहाँ पे इस वजह से मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इस वजह से ना ही मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो इस बात को सुन के लीडर तुरंत ही हंसते हुए कहता है कि सच में तुमने अपनी जो एबिलिटी है वो पहले प्रूव कर दी है वॉर में, मगर पहले तुम्हारे पास स्पिरिट की कमी थी। और कौन मूर्ख ऐसा होगा जो 10th यंग मास्टर को इस मूरिम वर्ल्ड में उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिफ्यूज कर देगा? और वैसे तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई भी जॉब तुम्हें पसंद आती है, मगर वो बिल्कुल हल्की नहीं होनी चाहिए। और इस बात को सुन के योंगहुन कहता है कि यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन है जो मेरी आंखों में आ रही है और जो अभी अभी बिल्कुल खाली है। तो वहीं लीडर पूछते हैं तो बताओ। तो योंगहुन बताता है कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट चीफ पेट्रोलर को जोड़ने वाला ऑफिस, कि मैं सेंट्रल चीफ पेट्रोलर का ऑफिस चाहता हूँ।